Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. सर और तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। तो देखो, प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं। स्क्रीन बड़ी कर लूं क्या? Yes, sir. अब ठीक है सर। तो हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। बताएगा कोई प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? A word used in place of noun. ओके, अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। और जनरली ये डेफिनेशन मिलेगी भी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपली अगर प्रोनाउन को समझना है तो इसी के अंदर एक नाउन वर्ड आ रहा है। और नाउन का मतलब क्या होता था? कोई भी नेमिंग वर्ड। तो नाउन वो होता था जो किसी नेम को इंडिकेट करता था। ठीक है, तो प्रोनाउन एक नेमिंग वर्ड नहीं होता। प्रोनाउन इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, बट इट इंडिकेट्स नाउन। बट इट इंडिकेट्स, किस चीज को इंडिकेट करता है ये? एक नाउन को। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। आप कुछ भी लिखो इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो वर्ड नाउन के बदले यूज किए जाते हैं, नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं, उनको आप कहते हो प्रोनाउन। हिंदी में इसी को कहते हैं सर्वनाम। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, देखो फंक्शनिंग की, कि इसका फंक्शन क्या है, क्यों यूज होता है इसका। डेफिनेशन तो समझ ली। व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन? इसलिए कि सर बार बार नाउन को लाएंगे तो सेंटेंस में वो अच्छा नहीं, रिपीटेशन ऑफ नाउन हो जाएगा, तो उसको हाँ, खत्म करने के लिए इट इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। तो यूज्ड फॉर व्हाट? यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। तो ये दोनों ही बात याद रखना। आज तक आपको डेफिनेशन पता थी, अब आपको फंक्शनिंग पता है कि इसका यूज क्यों किया जाता है। तो यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। क्योंकि देखो, जब बार बार आप किसी का नाम लो तो सेंटेंस भद्दा लगने लगता है। पहली बार तो अच्छा लगता है। जैसे एक एग्जांपल ही लेके बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुशरा वर्क्स, बुशरा वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, HARD है ये, हार्ड, बिकॉज बुशरा wanted to Bushra's father proud। ये सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो यहां पे कितनी बार यूज हुआ बुशरा बुशरा वर्ड का? 3 बार से। 3 बार। एक बार ये यूज किया हमने यहाँ पे, दूसरी बार ये यूज किया, और थर्ड टाइम हमने यहां यूज किया। तो सेंटेंस कैसा लग रहा सुनने में? अगर इसी तरीके से मुझे बुशरा के बारे में कोई भी बात करनी हो, मैं थोड़ा और सेंटेंस को बढ़ा दूं, तो ऐसा नहीं लगेगा यार, इरिटेशन सी फील नहीं होगी? यस सर, है ना? इरिटेट कर रहा है। इरिटेट कर रहा है। तो इसीलिए इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ, इस बुशरा के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं?
She. क्या करेंगे? शी, है ना? तो यहाँ पे शी का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे बुशराज के लिए? हर्ष। हर यूज करेंगे सर। क्या यूज करेंगे? हर्ष। हर्ष। तो ये आपका है इस तरीके से। तो हर्ष फादर प्राउड। तो बुशरा वर्कड वेरी हार्ड बिकॉज शी वांटेड टू हर्ष फादर प्राउड। इज दैट क्लियर? यहां तक बात सबको क्लियर है? जी सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कि प्रोनाउन होते कितने टाइप्स के? एनीबॉडी नोज? सर तकरीबन 10 होते हैं सर। हाँ, तो जनरली आपको 9 से लेके 9 टू हो सकता है कहीं तक 11 तक भी बता दे, लेकिन मोटे तौर पे आप ये मान के चलो कि किसी भी बुक में 9 गिवन होंगे और मैक्सिमम हो सकता है वो लिमिट अप टू 11 तक हो। नॉर्मली आप 10 कह लो, ठीक है? तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आपके बस कुछ ही काम के होते हैं, सारे काम के नहीं है, ठीक है? तो वो बढ़ाने के लिए है। और बाकी कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होंगे जो जिनके नाम आपके एडजेक्टिव से मिलते जुलते होंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे नाम ना लिखवा के सीधे हम उनके फंक्शंस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 9-10 के नाम लिखूं, फिर उसके बाद दोबारा हेडिंग डालूं नाम की, फिर उनको अलग से समझाऊं। तो अब मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक प्रोनाउंस के बारे में जानना होगा कि प्रोनाउन होते क्या क्या है। तो देखो, आपने एक टेबल पढ़ी होगी और ये टेबल आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, ठीक है? केस ऑफ ए प्रोनाउन, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो हम एक पहले टेबल बनाते हैं। और ये प्रोनाउन याद रखने हैं सबको। अगर ये याद रहेंगे तो ये आपको नरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, एक्टिव पैसिव में हेल्प करेंगे। तो इनका यूटिलाइजेशन बहुत जगह होगा। तो जनरली जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर भी 2 तरह के प्रोनाउन आते हैं। कौन कौन से? आई और वी। आई और वी। एक आई और दूसरा वी। ये आई आपका सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और वी आपका प्लूरल कंसीडर किया जाता है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है यू। ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो यह है ही, शी, इट और दे। ये तीनों आपके सिंगुलर हैं और ये आपका प्लूरल है। और इनको, इस वाली लाइन को, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या नाम देते हैं हम? व्हाट वी कॉल्ड देम? सब्जेक्टिव या नो? सब्जेक्टिव सर। सब्जेक्टिव केस। तो आप लिख लो, ठीक है? यहाँ पे पेन चल नहीं रहा। उसके बाद अब हमें इनका ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। देखो, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, उसे कहते हैं स्पीकर को। ये कौन होते हैं? ये भाई साहब होते हैं स्पीकर, बोलने वाला। तो
जैसे अभी मैं स्पीकर हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं स्पीकर हुआ। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन ये आपका होता है अदर देन, जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, और मैं किसी चीज के बारे में पढ़ा रहा हूं या कुछ चीज, जिस भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, वो आपके थर्ड पर्सन के अंदर आता है। तो पहली टेबल तो आपको कि ये जितने भी हैं ये फर्स्ट पर्सन है, इनके वो भी याद करना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी आगे की क्लास में इंप्लीमेंट होंगी। प्रोनाउन में तो होंगी ही, लेकिन इसके अलावा एक चैप्टर आएगा सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या यूजेस ऑफ वर्ब, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि इस पे बेस्ड भी एरर आते हैं। फिर एक आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट अस। क्या होता है ऑब्जेक्ट? यू का ऑब्जेक्ट? यू ही रहेगा सर। यू का ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू। और थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्ट हिम, और शी का हर, हर। इट का इट ही एनी रहेगा। ऑब्जेक्ट, इट है, इट का इट। इट, और दे का देम हो Them. जाएगा सर। देम। अब इसके बाद आता है आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, ये एडजेक्टिव में काम आएंगी आपकी, और इस पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं आर्टिकल वगैरह के। आर्टिकल जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड भी एरर बनते हैं। तो ये प्रोनाउन का ही टेबल में दिया जाता है, तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होगा सर। आई का Very माई, good. माई, और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है? वी का आवर होगा सर। आवर। यू का यू का Yours. योर होगा। इन सब की अपनी मीनिंग अपना होती है। जब आप इसके साथ यूज करोगे, आई हैव लर्नड माई लेसन, वी हैव लर्नड आवर लेसन, तो इस तरीके से चीजें अपना और हमारा। माई का मतलब मेरा, अपना। आवर का मतलब हमारा, ठीक है, या फिर अपना, तो दोनों मीनिंग होती है। तो योर। अब ही का क्या होता है बताओ? ही का हिज होगा सर। ही का हिज। हिज। और शी का हर होगा। हर। इट का कुछ? इट से होगा सर। वेरी गुड, इट्स। और दे का दे का देयर हो जाएगा सर। देर, देर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथी लिस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव थी, ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर में काम आएगा। और ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसका क्या होगा? आई का होता है माइन। क्या होता है? माइन। माइन। माइंड सर। वी का आवर्स। आवर्स। देखो इनमें एस लगेगा। हाँ, एक्चुअली इनकी जी। भी क्या Hours. कहानी होती है कि जब आप इन चीजों को बनाते हो, ठीक है, मेरा, तो ये चीजें बताऊंगा यूटिलाइजेशन में। फिलहाल अभी आप इतना ही फोकस करें, ठीक है। योर का क्या होगा? योर्स। योर। एस लग जाएगा। हिज का, हिम का, हिम का Easy हिज रहेगा होगा। सर। इसका हिज का Easy इजी रहता है। यहाँ पे जी। हर का, यहाँ पे हर से हर्ष। हो जाएगा। देखो एस सारे एस वर्ड हो में जाएगा। मोस्टली एस ऐड होगा। इस वर्ड में ज्यादातर ये जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। इट का कुछ होता है? इसका नहीं आता सर। यहाँ इसका पे नहीं इसका कुछ नहीं होता। नहीं आता है। और देयर का देयर से। देयर्स।
इसी तरीके से एक और लिस्ट होती है, ठीक है। अब ये है तो एक वर्ड बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, माई सेल्फ। क्या? myself, माई सेल्फ। इसी तरीके से वी का होता है आवर सेल्व्स। क्या होता है? इसी वर्ड से बना। जब कहते हो ना फोकस करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये भी चीजें होती है। तो इसी तरीके से योर का क्या हो जाएगा? yourself is एक होता है योर Yourself. सेल्फ और योर सेल्फ, इसका दोनों होता है क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये चीजें आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस वर्ड में हम सेल्फ या सेल्व्स लगा रहे हैं। ये प्लूरल हो गया। सेल्फ को चेंज जब करना होता है तो SELVES में चेंज कर देते हैं। अब इसका हिमसेल्फ, तो ऑब्जेक्टिव केस से ये चीजें डिराइव की जा रही है। ये सिंगुलर तो सेल्फ रहेगा, हर सेल्फ। ऑब्जेक्टिव केस से ये बनाया जा रहा है। ये कहां से बनाया जा रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाने से। इट का itself, itself, देम का themselves, self is यहाँ पे देम सेल्व्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये Themselves. प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल। और हम्म। प्लूरल होता है तो सेल्फ ऐड करना पड़ता है। तो ये आपको, ये जो टेबल है ये बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली और फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन तो ये है कि ये जो टेबल लिखवाई है, जिसको याद नहीं है वो इस टेबल को लर्न करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रोनाउन आपको पढ़ना है वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? personal pronoun, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जितने भी अभी टेबल लिखवाए, पर्सनल प्रोनाउन भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, जो जितने भी सब्जेक्ट लिखवाए, आई वी, यू, ही, सी, इट, वो सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस है? वो सब्जेक्टिव केस। और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो उसी इन्हीं सब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता था? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या? मी, अस। तो वो जो वर्ड लिखवा है ETC, आप ऐड कर लेना, बस समझ जाओ कि जो सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहते हैं। और सब्जेक्टिव केस कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन के भी दो पार्ट्स है, एक तो सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो आई, वी और जितने भी वर्ड है सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे डॉट 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 ETC। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब इनके भी एक और नाम है, इनका सब्जेक्टिव केस का नाम है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। तो वैसे आपको नाम से लेना देना नहीं है, बेसिकली आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप याद रखो कि सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम एग्जीक्यूटिव केस होता है। तो इतनी बात क्लियर है सबको? सर एग्जीक्यूटिव है या एक्यूजेटिव? एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव, ACCUSATIVE, एक्यूजेटिव। अब बात करते हैं इन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की। पहले हम इसे पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। तो इसकी क्या खास बात होती है? या ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस,
इनके बारे में बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये ऐसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों का काम करता है प्रोनाउन में। तो सब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन जो है, बेसिकली हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो ये सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा, और ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। तो इट इज द ओनली प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव केस और एन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, लिखवाने की, बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नोट कर लेंगे। लिख लो, यह एकमात्र, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो लिख लो, यह एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे तो इंग्लिश वाले लिख लें, इट इज ओनली प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों तरीके से यूज हो सकता है। तो यह एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जिसका उपयोग, जिसका इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। किया जाता है। आगे बढ़े थोड़ा सा इसके फंक्शन पे। जी सर। अब किसी भी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट कहो, ये जो भी रूल के तौर पे आप लिखना चाहो, अगर किसी भी सेंटेंस या क्लोज के, अब देखो दो चीजें आती है, एक होता है सेंटेंस और एक होता है क्लोज। तो क्लोज की कंडीशन कल भी बताई थी मैंने आपको कि क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे या किसी भी क्लोज की बात करेंगे तो उसको सब्जेक्ट के रूप में हमेशा वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में लिखा जाएगा। तो बेसिकली जैसे सेंटेंस समझते हैं, आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पहला एरर क्या पूछा जाएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, मी वॉज अ गुड टीचर, ये आपका पहला वो है, पहला एरर है कि आपका ये एरर पूछा है प्रोनाउन से रिलेटेड। तो भाई ये पर्सनल प्रोनाउन तो पता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, आई। I. तो ये होगा आई वॉज अ गुड टीचर। तो ये गलत था, और मी को काट के आई करेंगे तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है। और ये चीजें, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो बी की जो फॉर्म होती है वो आगे आने वाली क्लासेस में वर्ब वगैरह में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये ध्यान दो कि आपको बस फोकस प्रोनाउन पे करना है कि इसमें से प्रोनाउन क्या था, एक मी था, इसके अलावा और कोई था इसमें से प्रोनाउन, नहीं सर। नहीं No, था ना। sir. तो बस No. इसी को काट के हमें सब्जेक्टिव केस लिखना था क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है। तो पहला एरर ये हो गया है ना। अब देखो इसी के अंदर दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैंने बोला हिफ्जुल एंड मी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, और ये आप लोग अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। तो हिफ्जुर ये तो सही है, ये सब्जेक्ट है, ये एंड एक कंजक्शन होता है, क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन, और ये दो कंजक्शन। चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। और कनेक्ट ये इक्वल, दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है, दो इक्वल चीजों को। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब से पहले जितनी भी चीज होती है वो आपका सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मी को काट के क्या करेंगे फिर दोबारा, आई। 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 तो पहली तो ये चीज है आपकी। तो दूसरा एरर आपका इस तरीके से बनता है, जब तक सीधा आपको वर्ब पे टारगेट करना है। देखो वर्ब आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे देती है भाई। तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा, और एंड देखो
एंड क्या क्या काम कर सकता है, ये दो लेटर को भी जोड़ने का काम कर सकता है। मैंने बोला ए एंड बी, मैंने बोला दो नाउन को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो क्लोज को जोड़ने का काम एंड कंजक्शन करता है। तो एंड के बहुत सारे फंक्शंस है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किस तरीके से कंजक्शन में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये दो क्वेश्चन समझ में आए सबको? जी सर। जी सर। यस सर। अब उसके बाद देखो एक थर्ड टाइप का इसी में पर्सनल प्रोनाउन के, अभी हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं सिर्फ। और ये गलती, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस लिखा था, ये गलती आप करते हैं, आई एंड मी, ही एंड यू, ही एंड दे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्ट, कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों का होता है। तो सब्जेक्टिव केस की अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? तो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा, ही टोल्ड मी दैट राम एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। देखो थोड़ा सा ये स्टेप, अब ये आपके थर्ड लेवल का, ही नाम की जगह पे ही आएगा सर। टोल्ड, तो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ठीक है। अब ये दैट एक कंजक्शन है, और ये दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। तो एक सेंटेंस ये हो गया एक क्लोज, और अब दूसरा क्लोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो राम एंड मी। अब यहां है आपका एरर, ये वर आ गया, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर वही गलती करी। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ना देके, क्योंकि आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे, तो यहां भी दे सकता है वो सेकंड क्लोज में। तो यहां भी क्या करेंगे, यहां पे क्या कर देंगे, मी की जगह आई, क्योंकि दो इक्वल चीजों का कंपैरिजन होता है। तो राम एंड आई वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। ठीक है, देखो एंड हो गया, ये दो सब्जेक्ट हो गए, एक से ज्यादा लोग हो गए, तो इसलिए यहाँ पे वर आया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ोगे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पास की चीजों को डिनोट करने के लिए वर्ब, लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद और आगे चलें थोड़ा सा। सर आई के साथ वर्क का यूज हो सकता है? ये इन दोनों के लिए यूज हुआ है, राम एंड मी, एक से ज्यादा लोग हुए, अब ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यही एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट करवाना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। ओके। तो वो इसके बाद पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना। अब देखो एक और एडवांस लेवल का, फोर्थ लेवल का, मैं चीजें छुड़वा कुछ नहीं रहा हूं, प्रोनाउन में जो चीजें आपके काम की नहीं होंगी वहां पे चीजें छुड़वा दूंगा, लेकिन मैं जितनी गहराई में और क्लासेस को पढ़ाता हूं, मैं आपके वो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछेंगे अगर पर्सनल प्रोनाउन से पूछे तो आपकी गलती ना हो। ठीक है, और बुक में भी ये 4 लेवल के 4 तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन ये है आपका, देयर आर Manoj and me who are not doing the work। ये आपका एक क्वेश्चन ये है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सर मनोज और एंड मी, मनोज एंड मी। अब देखो ये देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये देयर आपका एडवर्ब होता है। तो इन चीजों को नोट करते चलना आप, ठीक है, कि ये कैसे हेल्प करेंगी। तो देखो बेसिकली ज्यादातर
सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट गिवन होता है, तो इसी को कहते हैं, एक चैप्टर होता है इंग्लिश में इन्वर्जन। पढ़ा आप लोगों ने कभी इन्वर्जन नाम का चैप्टर? तो ये इन्वर्जन है कि जब देयर, हेयर, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर आया है ये इसके लिए नहीं आया, ये जो आर आया है ये मनोज एंड आई के लिए आया है, ये आपका प्लूरल हो गए। तो एक से ज्यादा, अगर सिर्फ मनोज होता तो यहाँ पे इज आता। जैसे आप कहते हो देयर, अगर दूसरी कोई बात करूं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देयर के लिए ये इज नहीं आया, ये ए बुक सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए यहाँ पे ये आया है इज। ऐसे ही आप कहते हो देयर आर, कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं अभी? देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो यहाँ पे देखो आर आया, तो ये देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं हो रहा है कि देयर के अकॉर्डिंग इज आया है या आर आया है, ये यहाँ पे आया है इसके लिए। तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 10 है तो ज्यादा है, तो यहाँ पे एस, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर आया है। तो ये होता है अलग से चैप्टर इन्वर्जन, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसी के अंदर आपको यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया। तो जहां भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं आपको वहीं डायरेक्टली बता दूंगा। अब इसमें एक वर्ब आया है, ये आया है हु, और हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, तो ये भी पढ़ेंगे इसी के अंदर। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे मी था ना, तो इसको मी को काट के यहाँ पे फिर से आई करना है आपको, तो इस तरीके की बार बार एरर आएगा, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड आ गया, तो वो दो इक्वल चीजों की, मान लो मैं मी ना करके मैं यहाँ पे अगर राहुल देता तो फिर उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोनाउन ही गिवन होगा। हो सकता है यहाँ पे दे का पॉजिटिव केस देम दे दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम दे दे, मनोज, ठीक है, मनोज एंड हर, दो, एक लड़का और एक लड़की के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते, तो वो चीजें आपको समझनी है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो देयर एक एडवर्ब होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो इनको लिखने का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। यदि आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो जाए तो इनको लिखने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है इन अ सेंटेंस। यदि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो तो उनको लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। वो तरीका आपको समझना है कि वो ऑर्डर क्या होगा, कि ये जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसका ऑर्डर समझना है कि ये ऑर्डर क्या होगा। पहला तरीका आपने सीखा कि बस एक सब्जेक्टिव केस था, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस दिया गया था, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस को काट के आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना था। अब मान लो चीजें सब्जेक्टिव केस दोनों दे रखी है, लेकिन उनके सीक्वेंस में गड़बड़ी कर रखी है, तो आपको बेसिकली ये आपको सीखना है, और इनका ऑर्डर भी फिक्स होता है। तो देखो आपके सेंटेंस जनरली दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? मैं देखता हूँ सर। सर मैं भी देखती हूँ। बाकी लोग सब सीरियल वाले हैं ना? चलो सर दोनों। अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा चलो, आपको बचपन में या अभी कुछ गेम्स खेलने तो पसंद होंगे? सर लूडो।
ठीक है, तो देखो अब बैटमैन। लूडो में जब आप साथ ही खेलते हो, ठीक है, पार्टनर्स के साथ खेलते हो, तो उसमें एक लीडिंग रोल में होता है। किसी भी गेम में एक लीडर की जरूरत पड़ती है ना, होती है या नहीं? हाँ सर होती है। होती है। तो आपके स्टेटमेंट के अंदर अभी मैंने कितने तरह के प्रोनाउन के बारे में बताया आपको? 1 मैंने आपको 3 तरह के प्रोनाउन के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन, कितने पर्सन के बारे में बताया था? 3 तरह के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ऐसे में प्रोनाउन को यूज करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन। देखो शायद आज मैच है या नहीं है, कल होगा जहां तक। तो इंडियन टीम में एक कैप्टन होता है, 11 लोगों की एक टीम होती है, उसमें एक कैप्टन होता है। तो जब उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो वो क्रेडिट देता है अपने प्लेयर्स को। कैप्टन कभी भी क्रेडिट नहीं लेता। कैप्टन कहता है कि मेरे बॉलर ने बहुत अच्छा करा, मेरे बैट्समैन ने बहुत अच्छा करा, हमने यूनिटी के साथ खेला। तो पहले आपको अपनी टीम को आगे करना होता है। तो जो प्लेयर्स होते हैं, पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो आपको सेकंड पर्सन जो आपके खिलाड़ी है उनको रखना है सबसे आगे, और कैप्टन भाई साहब हो जाएंगे सबसे पीछे। ये लास्ट में अपने आप को क्रेडिट देंगे। लेकिन जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो, जब आपने कोई गेम खेला, किसी गेम में पार्टिसिपेट करा और आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, आप हार गए, तो ऐसे में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ती है? कैप्टन को सर। कैप्टन को। तो कैप्टन कहेगा कि हाँ मेरे तरीकों में थोड़ा वो था, हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो ज्यादातर वो अपने आप को, अगर अच्छा कैप्टन होगा तो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये इनको यूज करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है सेंटेंस के अंदर, कि फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेंटेंस अगर निगेटिव तो ऑर्डर ये, अगर पॉजिटिव तो ऑर्डर ये। तो इनके ऑर्डर पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है? एग्जांपल दूं? Yes, sir. अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने बोला राम आई एंड यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। और इस तरीके के प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं TSSB के एग्जाम में। देखो मैं अगर किसी भी बैच को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मुझे उस चीज के बारे में पढ़ाने से पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्या मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे कि सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में वो SSC के बैच में भी वही पढ़ा रहे हैं, वो बैंकिंग में भी वही कंटेंट दे रहे हैं, और वो किसी भी मतलब बेसिकली किसी भी लेवल को पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट सेम रहता है। तो मेरा ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां पे जो चीजें आपकी मतलब की होंगी वो चीजें दूंगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के भी आए हैं। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव सर। राम आई एंड यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। तो नोट आ गया, तो सेंटेंस कैसा? निगेटिव। Negative हो जाएगा sir. तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन को इस सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इनमें से कौन सा है? आई। आई। उसके बाद क्या आएगा? यू सेकंड पर्सन। यू। और उसके बाद राम। एंड लगा के राम। राम राम लेंगे। आर, ये आर क्यों आया? क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और इनको एंड लगा के जोड़ा, तो ये प्लूरल हो गए। तो प्लूरल हो गए तो इसके लिए आर आया है। तो ये है आपका सेंटेंस, तो ये है ऑर्डर। समझ में आई बात सबको? जी Yes. सर।
तो इस तरीके से इनको काट के प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देंगे। तो ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, ठीक है, और इनको इस तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे। ये इनका ऑर्डर है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। देखो एक सेंटेंस और देखो, मैंने बोला जितेंद्र एंड आई डू नॉट सबमिट our assignments। बताओ इसका क्या होगा सही? क्या ये सही लिखा है या इसमें कोई एरर है? गलत लिखा है सर। सही क्या होगा? आई एंड जितेंद्र। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि सर निगेटिव सेंटेंस है और इसमें कप्तान को तो सर जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। हाँ, तो कप्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। निगेटिव सेंटेंस है तो आई पहले एंड जितेंद्र बाद में। और उसके बाद पता ही है कि डू नॉट क्यों आया, क्योंकि डू प्लूरल वर्ब होती है। तो ये वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ोगे और डज सिंगुलर वर्ब होती है। तो इन चीजों को भी साथ साथ जो जिस तरीके से बता रहा हूं इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये आपका ये तरीका हो जाएगा। अगर मान लो देखो, अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है। अब अगर आप समझदार हो ना तो मुझे ज्यादा एग्जांपल्स करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पॉजिटिव का सीक्वेंस बताया, निगेटिव का सीक्वेंस बताया। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें दी थी, है ना। मैंने तीन प्रोनाउन का यूज नहीं किया था, लेकिन आपको पता है ना कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनमें से कौन सा पर्सन गायब था? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को पहले लिखेंगे और उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे। अगर मान लो आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन गिवन नहीं होता और ये दोनों गिवन होते तो पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन, ठीक है। अगर मान लो आपके फर्स्ट पर्सन गिवन नहीं है, सिर्फ ये दोनों गिवन है, तो पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो इसी तरीके के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे बेस्ड। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी सबको। जी Yes, सर आ sir. रही है। Yes. है ना? ये एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इनके भी। नहीं सर, इट इज इनफ सर। तो पॉजिटिव निगेटिव ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो एक आगे की चीज है, टाइम कितना है हमारे पास? क्योंकि अब जो 7:58 हो गया है sir. 7:58 हो गया, तो ठीक है फिर आज की क्लास यही करते हैं। बाकी टाइमली ज्वाइन किया करो क्योंकि फिर आगे Yes, समझाने में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। यस सर, उधर 10 मिनट हमारा तकरीबन चलो, लेट हो जाता है, जो नुकसान हो जाता है उसका। ठीक है ना। तो आप लोग वो करो और 7:05 में क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा कल से, चाहे 2 बच्चे ज्वाइन करें या 5। Okay sir. ओके ठीक है, मिलते हैं कल। हिंदी वालों की क्लास रहेगी, उसके लिए अलग से वो बना लेते हैं ग्रुप, ठीक है। सर ओके कल सर। हम वही पढ़ेंगे ना सर, संधि ही पढ़ेंगे ना कल। हाँ संधि पढ़ेंगे, रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। Okay. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।